हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज फिर आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त टेस्ट लेके आया हूं। जो फ्रेंड्स आज का हमारा बीपीएससी का टेस्ट नंबर 5 है फ्रेंड्स। तो देखते हैं इसको और आप लोग दीजिए अच्छे से टेस्ट। और आप इसका फ्री में पीडीएफ चाहने के लिए फ्रेंड्स टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए और आप उस ग्रुप से ज्वाइन होकर आप इसका टेलीग्राम में इसका पीडीएफ पा सकते हैं और इसका आप आंसर वीडियो के माध्यम से मिला सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज हमारा प्रैक्टिस टेस्ट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ए का 20 द राइट आंसर कि लॉस एंजिल में। तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 2028 याद रखिएगा कब, तो 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड सेकंड नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो 2 का सी इज द राइट आंसर यानी कि हरियाणा। तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन है। तो 3 का सी इज द राइट आंसर कि मेघालय। तो मतलब भारत देश का मेघालय राज्य है जो जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, तो मेघालय जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। मेघालय सरकार ने पानी के इस्तेमाल और राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण एवं रक्षा मुद्दों के समाधान करने के लिए जल नीति के मसौदे को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए प्रमुख प्रबंधक निदेशक कौन है। तो 4 का इज द राइट आंसर यानी कि क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि हाल ही भारत ने किस देश के साथ तुर्गा पनबिजली परियोजना पर समझौता या हस्ताक्षर किया है। तो 5 का डी इज द राइट आंसर कि जापान। तो भारत और जापान के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में 1817 करोड़ रुपए के तुर्गा पनबिजली परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। तो 6 का 20 द राइट आंसर कि गुजरात। तो अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री के द्वारा गुजरात में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत गुजरात में सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मकसद से किसानों को सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक बिजली की सप्लाई किए जाने का प्रावधान इसमें है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब किस बंदरगाह पर विकसित किया जाएगा। तो 7 का ए इज द राइट आंसर कि कोचीन। तो कोचीन बंदरगाह के बल्लरपादम टर्मिनल पर भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब विकसित किया जाएगा। यह हब बंदरगाहों पर कंटेनरों को अस्थायी रूप से संग्रहित करेगा और गंतव्य स्थानों के लिए स्थानांतरित करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में 2018 में जारी बाघों के लिए सर्वे की को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई है। इस सर्वे के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है। तो भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 8 का देखिएगा ये आपका क्या है, ये सही है। आगे देखिएगा कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघ है फ्रेंड्स, तो ये भी सही है। विश्व का कुल बाघ आबादी का 75% भारत में है। तो फ्रेंड्स ये आपका गलत है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर आपका जो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 और 2 आपका सही है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो इसको आप याद रखिए। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर बाघ संगणना 2018 की विस्तृत स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व के कुल बाघों की आबादी का जो परसेंट है फ्रेंड्स याद रखिएगा 70% है। ठीक है, 75 नहीं तो 70% आप लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 27 जुलाई 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षीय जिला डेल्टा रैंकिंग में किस जिले का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
तो किस जिले को हुआ है? तो 9 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि बीजापुर। तो आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले को कुल 112 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मेघालय के रिभोई तथा उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले को क्रमशः दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। फ्रेंड्स आराम से टेस्ट लीजिए, ठीक है ना, आराम से मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन है कि चर्चा में रहे चाबहार रेल परियोजना के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह रेलवे लाइन चाबहार पोर्ट को चाहेदान से जोड़ेगा। तो फ्रेंड्स 10 का देखिएगा 1 हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा कि यह भारत, ईरान तथा अफगानिस्तान के मध्य हुआ समझौता था। इस समझौता पर 2016 में हस्ताक्षर किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, 1, 2 और 3 आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर डाक विभाग संचार मंत्रालय ने कितने मूल्य का स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो 11 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि 5। डाक विभाग, ठीक है, डाक विभाग संचार मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर 5 रुपये मूल्य का एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि निम्न में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया है? तो किसे नहीं दिया गया है? तो 12 का सी इज द राइट आंसर, रानी रामपाल को नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, तो 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। कौन कौन है उसको याद रखिएगा। रोहित शर्मा हो गया, क्रिकेटर है, मनिका बत्रा हो गया, ठीक है ना, मनिका बत्रा है, ये क्या है फ्रेंड्स? ये टेबल टेनिस से है। और विनेश फोगाट हो गया, तो विनेश फोगाट फ्रेंड्स क्या है? तो कुश्ती से संबंधित है। रानी रामपाल जो है वो हॉकी से संबंधित है। यहाँ पे देखिए मरियप्पन टी जो है वो पैरा एथलीट से संबंधित है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कभी एग्जाम में ऐसे आते कौन सा खेल से कौन सा प्लेयर किस खेल से संबंधित है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग है, कौन है? तो 13 का 20 राइट आंसर, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। तो फ्रेंड्स देखिएगा, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। तो याद रखिएगा, भारत जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो याद रखिए गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे। तो अभी क्या बन गया? तो कैग बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो 14 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि भारत को। तो 2020 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया गया है तथा 2021 में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव में किस भारतीय महिला को उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया? तो 15 का बी इज द राइट आंसर, की कमला हैरिस को। तो भारतीय मूल की कमला हैरिस को अमेरिका में उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। वो अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु ऊर्जा संयंत्र का परिचालन करने वाला पहला अरब देश बन गया है? तो 16 का सी इज द राइट आंसर, की यूएई। तो यूएई ने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र बाराकाह, याद रखिएगा, बाराकाह का परिचालन शुरू किया है, जिसकी क्षमता 56,000 मेगावाट है और परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला यूएई पहला अरब देश बन गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो 17 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए किसान कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थी को 4,000 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य में स्थित खोनोमा गांव एशिया का पहला हरित गांव ग्रीन विलेज बन गया है? तो फ्रेंड्स 18 का क्या हो जाएगा? तो डी इज द राइट आंसर, यानी कि नागालैंड। तो नागालैंड का खोनोमा गांव एशिया का पहला ग्रीन विलेज बन गया है। यह गांव सतत विकास लक्ष्य को अपनाते हुए पूरी तरह प्रदूषण मुक्त और हरित बन चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानव पूंजी सूचकांक 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स 19 का देखिएगा, तो यह विश्व बैंक द्वारा जारी किया था, ये सही है। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त है, ये सही है। भारत का स्थान 116वां है, ये भी सही है। 2019 में भारत का स्थान 115वां था, तो फ्रेंड्स यही सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा
फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है क्या कि किस देश को जून 2021 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के शाही निकाय का अध्यक्ष चुना गया है? तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि भारत को। तो फ्रेंड्स 35 साल बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निकाय का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो 20 का इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व पर्यटन दिवस 2020 का थीम निम्न में से क्या है? तो फ्रेंड्स 21 का 20 द राइट आंसर की पर्यटन और फ्रेंड्स क्या हो जाएगा ग्रामीण विकास। तो विश्व पर्यटन दिवस की जो थीम है वो क्या है? तो याद रखिएगा कि विश्व पर्यटन और ग्रामीण विकास। ठीक है, अगर बात करें कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते कब है तो 27 दिसंबर को। याद रखिए हर एक साल 27 दिसंबर को मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही है नहीं है फ्रेंड्स? तो देखिए 22 का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया ये गलत है। इस खेल में ये फ्रेंड्स देखिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से सही नहीं है मतलब क्या? इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया ये सही है। इस खेल में पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान पे रहा ये सही है। यह यूनिवर्सिटी गेम्स का द्वितीय संस्करण था। तो फ्रेंड्स ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यानी कि केवल 3। ठीक है, क्योंकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के प्रथम संस्करण का आयोजन, याद रखिए इसका द्वितीय नहीं था, इसका प्रथम संस्करण था। इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है आपका। ठीक है फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जनवरी 2020 में किस देश को G77 की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो 23 का डी इज द राइट आंसर यानी कि गुयाना। तो जनवरी 2020 में गुयाना को G77 की अध्यक्षता सौंपी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर है कि मार्च 2020 में चापचार कूट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो चापचार कूट का महोत्सव, तो 24 का ए इज द राइट आंसर यानी कि मिजोरम में। तो चापचार कूट महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। यह मिजोरम का एक सांस्कृतिक पर्व है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि हाल ही में चर्चा में रही शेफाली वर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 25 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 20 द राइट आंसर यानी कि क्रिकेट से। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी शेफाली वर्मा विश्व कप फाइनल खेलने वाले विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर की भारत का पहला पैदल सेना इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो 26 का 20 राइट आंसर यानी कि इंदौर में। तो इंदौर के महू में भारत का पहला और विश्व का दूसरा पैदल सेना संग्रहालय खोले जाने का प्रस्ताव है। ठीक है, इसमें पैदल सेना के 1747 से लेकर 2020 तक के गौरवशाली इतिहास इसमें क्या है तो अंकित है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 27 का 20 द राइट आंसर यानी कि 9वां। तो जर्मन वाच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शक सूचकांक 2020 में भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है और 2019 में भारत का स्थान 11वां था। इसमें प्रथम स्थान किसका है? तो स्वीडन, याद देखिए स्वीडन देश को है उसको प्रथम स्थान मिला है स्वीडन। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि शुभाश्री अर्पण योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? तो शुभाश्री, तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का 20 राइट आंसर पश्चिम बंगाल। तो राज्य के लगभग 5000 युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, तो किसकी? तो युवाश्री अर्पण योजना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, आगे है नेक्स्ट आपका कि 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया गया? तो 29 का सी इज द राइट आंसर यानी कि तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है। इसके तहत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट ऑनलाइन खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है। तो 30 का फ्रेंड्स सी इज द राइट आंसर यानी कि फुगाकू। तो वर्तमान में जापान का फुगाकू सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर कि निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है? तो 31 का डी इज द राइट आंसर है कि अगुलहास। ठीक है, तो अगुलहास हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी धारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट और आंतरिक क्षेत्रों में वर्षा को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि निम्न में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है?
तो 32 का बी इज द राइट आंसर कि एवर्डीन। तो स्कॉटलैंड का एवर्डीन शहर यूरोप की राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि लाल सागर उदाहरण है। तो 33 का सी इज द राइट आंसर यानी कि अक्षीय गर्त का। तो लाल सागर अक्षीय द्रोणी गर्त का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन आपको मैच करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसको। तो एक और एक सूची को दो से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। सूची शहर है और सूची नदी, मतलब कौन से शहर किस नदी के किनारे है। तो 34 का देखिएगा ए का, ये क्या है, तो खार्तूम। तो खार्तूम नदी जो है वो फ्रेंड्स वो कहाँ है, तो खार्तूम नदी का शहर, तो खार्तूम नदी जो है वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा यानी कि नील। अब देखिएगा यहाँ पे सेकेंड है आपका कि ब्रेजाविले। ठीक है, तो ब्रेजाविले जो है वो किस नदी है, तो जैरे। तो जैरे याद रखिएगा, 2 ऑप्शन हो जाए। यहाँ पे है रॉटरडैम। रॉटरडैम जो है वो किससे संबंधित है, तो रॉटरडैम याद रखिएगा राइना से संबंधित है। और यहाँ पे पेरिस है फ्रेंड्स, तो पेरिस किससे संबंधित है, तो सीन से संबंधित हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 34 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को कहा जाता है। तो 35 का डी इज द राइट आंसर यानी कि फैजेंडा। तो ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को फैजेंडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर कि निम्न में से कौन सा देश दुनिया में आयोडीन का प्रमुख उत्पादक है। तो 36 का सी इज द राइट आंसर यानी कि चिली। तो चिली में आयोडीन का उत्पादन कैलिच अयस्क से होता है। ठीक है, जो उत्तरी चिली के अटाकामा रेगिस्तान और एंडीज पर्वत के पश्चिम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है। तो 37 का सी इज द राइट आंसर यानी कि प्रवाल भित्तियाँ। तो दिए गए विकल्पों में प्रवाल भित्तियाँ की प्रजातियाँ विविधता अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर है क्या कि द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 38 का ए इज द राइट आंसर यानी कि स्मॉग। तो स्मॉग जो धुएं और कोहरे से मिलकर बना होता है, जिसे द्वितीयक प्रदूषक की भी संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर कि बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो 39 का सी इज द राइट आंसर यानी कि 4। तो बिहार में 4 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें जोन 1, जोन 2, जोन 3A, जोन 3B में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैच करना है। ठीक है, मैच करना है क्या कि सूची 2 के साथ 1 का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम कंपनी है और यहाँ पे स्थान है, तो कौन एल्युमिनियम कंपनी किस स्थान पे है, तो इसको देखना है। ठीक है, तो 40 का देखिए फ्रेंड्स पहला है बाल्को। तो बाल्को जो है वो कहाँ पे है, तो कोरबा। कोरबा कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो याद रखिए कोरबा छत्तीसगढ़। हिंडाल्को, तो हिंडाल्को जो है वो कहाँ पे, तो हिंडाल्को जो हो गया वो रेनकूट, यहाँ पे रेणुकूट हो गया, ये कहाँ पे है, तो ओडिशा में है। अगला देखिए कि भारतीय एल्युमिनियम कंपनी, ये कहाँ पे है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स भारतीय एल्युमिनियम कंपनी जो है वो हीराकुंड। हीराकुंड मतलब क्या, उड़ीसा। तो हीराकुंड हो जाएगा। और फ्रेंड्स नालको जो है वो कहाँ पे है, तो नालको जो बचा आपका यहाँ पे हो जाएगा कोरापुट हो जाएगा। ठीक है, कोरापुट। तो कोरापुट कहाँ पे फ्रेंड्स, तो ओडिशा में है। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती है। तो 41 का ई इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक थी। हिमालय के तीनों श्रेणियों को काटने वाली नदी सिंधु और सतलज है। याद रखिए सिंधु और सतलज है। तो सिंधु भी हो जाएगा और सतलज भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, एक से अधिक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो 42 का फ्रेंड्स बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तिलैया डैम कहाँ पे, तो कोनार नदी पे। तो फ्रेंड्स जाके याद रखिएगा कि तिलैया डैम जो है बराकर नदी पर स्थित है। कहाँ पे, तो बराकर नदी पे स्थित है। बाकी सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी सही है, गांधी सागर बांध चंबल नदी सही है, तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी सही है, और इनमें से कोई मतलब ये आपका सही है। बाकी आपका तिलैया डैम जो है वो आपका बराकर नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो 43 का सी इज द राइट आंसर यानी कि रेगुर मिट्टी। तो बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत में काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि दक्षिण भारत की नदियाँ में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया जाता है। तो 44 का डी इज द राइट आंसर यानी कि ट्रेलिस। तो दक्षिण भारत की नदियाँ में मुख्य रूप से ट्रेसिल जल निकासी पैटर्न पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर कि विश्व में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो 45 का सी इज द राइट आंसर कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो फ्रेंड्स विश्व में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। दूसरा स्थान पे ब्राज़ील है। ठीक है, दूसरे स्थान पे कौन है तो ब्राज़ील है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर देखिएगा कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई और विकसित हुई। तो फ्रेंड्स 46 का डी इज द राइट आंसर यानी कि अमेरिका। तो न्यायिक सक्रियता की अवधारणा अमेरिका में पैदा हुई और विकसित भी वहीं पे हुई। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो एवं संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो 47 का 20 द राइट आंसर कि 92वां। तो सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो कई में तो 92वें संविधान संशोधन कब हुआ था तो 2003 में हुआ था। 2003 याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स 48 का ए इज द राइट आंसर यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो 49 का सी इज द राइट आंसर यानी कि अनुच्छेद 332। तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 330, ठीक है, 330 और अनुच्छेद 332 के अंतर्गत क्रमशः लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 50 नंबर है कि एक सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। तो फ्रेंड्स देखिएगा 50 का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे संघ सूची हो जाएगा और समवर्ती सूची हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मतलब क्या कि संसद संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर विधि बना सकती है, राज्य सूची पे नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिएगा 51 नंबर है क्या कि मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी। तो 51 का ए इज द राइट आंसर यानी कि 8। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि जो मूलतः जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या 8 निर्धारित की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना नहीं की गई। तो 52 का ई इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करती है। उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प पारित किया हो। वर्तमान में कुल 6 राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में विधान परिषद है। असम, राजस्थान और उड़ीसा की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प पारित किया है, लेकिन अभी तक यह संसद में लंबित नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन कब किया गया। तो 53 का सी इज द राइट आंसर यानी कि 1953 में। तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसके अन्य जो 2 सदस्य के एम पनिक्कर और HN कुंजरू थे, इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। तो 54 का सी इज द राइट आंसर के अनुच्छेद 19। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के ए सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। विचारों को व्यक्त करने के जितने भी साधन हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में निहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा
55 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सूचीबद्ध नहीं है? तो 55 का ई इज द राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड देखिए, आपके सभी संविधान में के 4 में दिए गए राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत को अंतर्गत आते हैं। तो आपके देखिए, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, सहकारी समितियों का प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन और न्यायपालिक का कार्यपालिक से अलगाव। तो फ्रेंड्स, ये आपका सभी राइट आंसर, आपका ये सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से उन मूल अधिकारी का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा फ्रेंड्स कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ऑप्शन 56 का देखिएगा तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 56 का आपका ये हो जाएगा गलत। अगला देखिएगा कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थल के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध है। तो फ्रेंड्स, आपका ये आपका सही हो जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, तो फ्रेंड्स ये सही है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2, 3 और 4 हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा तो बोल रहा है कि विधि की समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर कि निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे हैं? तो 57 का इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी और वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और KR नारायण भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इतना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो 58 का फ्रेंड्स बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 58 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, साधारण बहुमत। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निर्हता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसे है? तो 59 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को। तो 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता के प्रश्न का निपटारा करता है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन अपना पद धारण करते समय शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेता है? तो 60 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना पद धारण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेता है, वह संसद के सदस्य के रूप में ही शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर कि निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? तो 61 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि मक्का। तो मक्का रेशेदार फसल नहीं है, अन्य सभी रेशेदार फसल है। जूट हो गया, कपास, मेस्टा, ये रेशेदार फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 62 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? तो 62 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। तो राष्ट्रीय आय को स्थिर बाजार मूल्य पर व्यक्त सफल घरेलू उत्पाद के रूप में मापा जाता है। अब साधन लागत पर व्यक्त सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय आय की प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 63 नंबर कि मानव विकास सूचकांक में निम्न में से कौन से संकेतक शामिल नहीं किए जाते हैं? तो 63 का इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। मतलब क्या, याद रखिए कि जन्म के समय जीवन प्रतिशत ये सही है, पढ़ाई के वर्षों का औसत ये भी सही है, उसका पढ़ाई के संभावित वर्ष ये भी सही है, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय ये भी आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 64 नंबर देखिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? तो 64 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो सी इज द राइट आंसर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो 65 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि कृषि। ठीक है, तो वर्तमान में कृषि क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है।
अगला क्वेश्चन 66 नंबर कि निम्न में से कौन सा सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो 66 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि पर्यावरण गुणवत्ता सूचकांक। तो पर्यावरण गुणवत्ता सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास द्वारा जारी नहीं किया जाता है। और शेष सभी जो है वो UNDP द्वारा जारी किया जाता है, मतलब क्या संयुक्त राष्ट्र विकास के द्वारा मानव विकास सूचकांक, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक और लैंगिक असमानता सूचकांक, ये सभी किसके द्वारा जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर कि निम्न में से किस उद्योग को सनराइजिंग उद्योग कहा जाता है? तो 67 का बी इज द राइट आंसर, सूचना प्रौद्योगिकी। तो सूचना प्रौद्योगिकी को सनराइजिंग उद्योग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर कि भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु निम्न में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो 68 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि NAFED। तो भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु NAFED उत्तरदायी है। यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना इसके कब हुआ था? NAFED की स्थापना याद रखिएगा फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर 1958 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1958 की इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर की यदि RBI द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो निम्न में से क्या प्रभाव होगा? तो फ्रेंड्स 69 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मुद्रा आपूर्ति में कमी। तो नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि होने पर बैंकों की शाख सृजन क्षमता में कमी आती है, अतः मुद्रा आपूर्ति कम होगी। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर देखिएगा कि वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो 70 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि 10। तो वर्तमान में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 10 है। जो कौन कौन है याद रखिएगा, भेल हो गया, BHEL भेल हो गया, ठीक है, उसके बाद हो गया BPCL, CIL, GAIL, HPCL, IOCL, NTPC, ONGC, PGCIL और ACIL। तो फ्रेंड्स इतना कंपनी है, ठीक है, 10 कंपनी है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर कि लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो 71 का इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण जो होते हैं वो जीन के सम्मिश्रण, याद रखिए, जीन के सम्मिश्रण से क्रोमोसोम में बदलाव से, ठीक है, और जीन मिश्रण हो गया, और क्रॉसिंग ओवर से होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 72 नंबर, हाइड्रोलिथ है। तो हाइड्रोलिथ क्या है? तो 72 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्राइड। तो फ्रेंड्स कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर कि निम्नलिखित कोशिकाओं अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो 73 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर क्वेश्चन है आपका कि परमाणु के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो 74 का बी इज द राइट आंसर, की रासायनिक ऊर्जा। तो परमाणुओं के बीच बंधों में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस युग में आयन सम इलेक्ट्रॉनी है? तो 75 का फ्रेंड्स देखिएगा तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा Na+O-, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे जो ये Na+O- युग में आयन सम इलेक्ट्रॉनी होते हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है? तो 76 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि प्रोपेन। तो प्रोपेन का फ्रेंड्स पहले रासायनिक सूत्र याद रखिएगा कि C3H8 होता है, ठीक है, और इसे जलाने पर उच्च ऊष्मा प्राप्त होती है एवं प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए इन सब में स्वच्छ ईंधन प्रोपेन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन 77 नंबर की निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो 77 का फ्रेंड्स सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एसिटिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल में कार्बन एवं हाइड्रोजन का आबंध होता है। एसिटिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैं लिख दे रहा हूँ CH3COOH, ठीक है ना, होता है, और यह एक कार्बनिक अम्ल है, अकार्बनिक नहीं, कार्बनिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर की आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है, निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? तो 78 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि कॉपर कार्बोनेट। तो फ्रेंड्स आर्द्र वायु के संपर्क में लाने पर कॉपर की सतह पर एक ही परत जम जाती है, ऐसा कॉपर कार्बोनेट यौगिक बनने के कारण होता है।
अगला क्वेश्चन है 79 नंबर कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। तो 79 का 20 राइट आंसर यानी कि लाल। तो लाल रंग अपने पथ से सबसे कम विचलित होता है, जबकि बैंगनी रंग अपने पथ से अधिकतम विचलित होता है। तो ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर कि सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का क्या कारण होता है। तो 80 का फ्रेंड्स 20 राइट आंसर यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन की परिघटना के कारण सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड देखिएगा थायमिन से कौन सा रोग होता है। तो देखिएगा याद रखिए थायमिन से, तो फ्रेंड्स देखिए सुमेलित नहीं है तो थायमिन बेरी फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे तो आपका कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन ए। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो विटामिन ए से क्या हो जाएगा, तो विटामिन ए से वर्धनांतता। तो फ्रेंड्स देखिए जो विटामिन ए से वर्धनांतता नहीं होती है, वर्धनांतता एक अनुवांशिक रोग है, जबकि विटामिन ए से कमी से रतौंधी होती है। ठीक है ना, तो याद रखिए विटामिन ए से रतौंधी होती है एवं जीरोफिथैल्मिया रोग होता है। तो थायमिन बेरी हो गया, एस्कर्बिक अम्ल हो गया, स्कर्बी हो गया, विटामिन के रक्त जमाना। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 82 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो 82 का डी इज द राइट आंसर यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो फ्रेंड्स ल्यूकेमिया में श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी होती है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। तो 83 का ई इज द राइट आंसर यानी कि इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो हैजा एवं टाइफाइड जल जनित रोग है, जबकि बाकी दोनों जीवाणु जनित रोग है। मतलब चेचक हो गया या तपेदिक क्या है, तो जीवाणु जनित रोग है। तो फ्रेंड्स देखिए मिलान करना 84 का, तो प्रतिरोध। तो देखिए फ्रेंड्स प्रतिरोध का मतलब क्या होता है मात्रक, ध्यान रखिएगा। तो 84 का, तो फ्रेंड्स देखिए तो 84 यहाँ पे पहला है प्रतिरोध, तो यहाँ पे ओम, प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। विद्युत प्रभाव क्या हो जाएगा, तो एम्पियर से हम लोग मापते हैं। बल का क्या होता है, एसआई मात्रक, तो बल का होता है, याद रखिएगा बल का हो गया न्यूटन हो गया, और पावर का क्या हो गया, तो पावर का वाट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है। तो 85 का फ्रेंड्स सी इज द राइट आंसर यानी कि लाइकेन। तो लाइकेन एक जैव वायु प्रदूषक सूचक है। लाइकेन कवक एवं शैवाल के मिलने से बनता है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर की अम्ल वर्षा निम्नलिखित वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो 86 का ई इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो अम्ल वर्षा जो फ्रेंड्स होती है वह NO2 और SO2 से मिलकर होती है। ठीक है, इसके कारण होती है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर कि ल्यूमेन मात्रक है। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ज्योति फ्लक्स का। तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो फ्रेंड्स तो कैंडेला उसका मात्रक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कोणीय वेग की बीमा क्या होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि एम, इस जो कोणीय वेग की जो ये बीमा होगी M0 L0 T-1 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन 89 नंबर कि जिस रूप से में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। तो 89 का ए इज द राइट आंसर यानी कि नाइट्रेट। तो पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति नाइट्रेट के रूप से करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 90 नंबर कि दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है। तो 90 का डी इज द राइट आंसर यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट। तो दंत लवक जिसको हम इनेमल शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 91 नंबर कि गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी। तो 91 का इज द राइट आंसर यानी कि वैशाली में। तो गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने शिष्य आनंद के कहने पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। प्रजापति गौतमी पहली बौद्ध भिक्षुणी थी। ठीक है, तो पहली बौद्ध भिक्षुणी कौन थी, तो प्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन 92 नंबर की किस पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम गाथा का वर्णन है। तो 92 का डी इज द राइट आंसर यानी कि मृच्छकटिकम। याद रखिए मृच्छकटिकम। तो फ्रेंड्स सुधक द्वारा, याद रखिएगा सुधक द्वारा रचित मृच्छकटिकम में एक वनिका की पुत्री एवं एक धनी व्यापारी की प्रेम गाथा का वर्णन है।
अगला क्वेश्चन 93 नंबर कि मगध के किस शासक ने अंतिम रूप से अंबती, वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त की? तो 93 का डी इज द राइट आंसर यानी कि शिशुनाग। तो शिशुनाग ने अंतिम रूप से अंबती, वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त की। अगला क्वेश्चन 94 नंबर कि चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? तो 94 का सी इज द राइट आंसर यानी कि कलिंग से। तो चेदी वंश का संबंध कलिंग क्षेत्र से था। इसका प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो खारवेल था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कहां से अशोक के स्तंभ नहीं मिले हैं? तो 95 का बी इज द राइट आंसर यानी कि कन्नौज। तो रामपुरवा, प्रयाग, लौरिया, नंदनगढ़ आदि से अशोक के स्तंभ मिले हैं और कन्नौज से कोई स्तंभ नहीं मिला है। सबसे सुरक्षित स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया है? तो 96 का बी इज द राइट आंसर यानी कि कनिष्क। तो कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया था। अगला क्वेश्चन 97 नंबर के हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो 97 का इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता से कालीबंगा और लोथल से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं। याद रखिएगा। ठीक है ना। कालीबंगन और क्या बताया मैंने? तो लोथल से मिले हैं। ठीक है। और बात करते थे इसका इस्तेमाल यज्ञ के लिए किया जाता है। तो अग्निकुंड, यहाँ पे अग्निकुंड लिखा है लेकिन अग्निकुंड होना चाहिए, अग्निकुंड। ठीक है ना। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखिएगा कालीबंगन और लोथल से, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में प्लेग फैलने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ शिविर में निवास किया? तो 98 का ए इज द राइट आंसर यानी कि स्वर्णद्वारी। तो दिल्ली में प्लेग फैलने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा तट पर स्वर्णद्वारी नामक शिविर में 2.5 वर्षों तक निवास किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया? तो 99 का बी इज द राइट आंसर यानी कि आलम खान को। तो आलम खान को इब्राहिम लोदी का चाचा था, उसने दिल्ली को की गद्दी के लालच में बाबर को आक्रमण दिया था। 100 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका कि किस मुगल बादशाह को 2 बार सिंहारोहण हुआ था? तो 100 का ए इज द राइट आंसर यानी कि औरंगजेब। तो औरंगजेब को 2 बार सिंहासनारोहण हुआ। एक बार हुआ था 1658 में, याद रखिएगा 1658 में, एक बार 1658 में हुआ था और दूसरा बार हुआ था 1659 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 101 नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो 101 का ए इज द राइट आंसर यानी कि रामानंद को। तो औरंगजेब का 2 बार, तो फ्रेंड देखिएगा तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मतलब क्या कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय रामानंदा को दिया जाता है। तो ये कब से कब तक लाया गया था? तो 1299, याद रखिएगा 1299 से लेकर 1411 तक। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 102 नंबर क्वेश्चन है। 102 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया? तो 102 का डी इज द राइट आंसर यानी कि दारा ने। तो शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने विद्वानों की सहायता से उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर, याद रखिए क्या? तो सिर ए अकबर नाम से करवाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 103 नंबर कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? तो 103 का बी इज द राइट आंसर यानी कि मौलवी अहमदुल्ला ने। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किया। ठीक है। तो याद रखिएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है किस महिला क्रांतिकारी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई? तो 104 का डी इज द राइट आंसर यानी कि बीना दास ने। तो फरवरी 1932 में बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 105 नंबर की 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक रहा? तो 105 का सी इज द राइट आंसर यानी कि 28 माह। तो जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कितने? तो
6 प्रांतों में, याद रखिएगा कब, तो 1937 में गठित किए गए थे। तो ये फ्रेंड्स इतना आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 106 नंबर की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो 106 का सी इज द राइट आंसर की वी आर अम्बेडकर ने। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना तो कब हुआ था पहले याद रखिए, तो अगस्त 1936 में 1936 में हुआ था और भीमराव अंबेडकर ने की थी। अगला क्वेश्चन 107 नंबर कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो 107 का 20 राइट आंसर की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर कोई निर्णय न होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी परिणाम को समाप्त हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 108 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 108 का सी इज द राइट आंसर की RN मुधोलकर ने। तो 1912 में, याद रखिएगा कि 1912 में बांकीपुर पटना में हुए कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता RN मुधोलकर ने की थी। तो कब हुआ था? तो 1912 में। कहाँ पे? तो बांकीपुर पटना में। ठीक है, 27वां मतलब क्या था? 27वां अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन 100 नंबर की गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 109 का डी इज द राइट आंसर की S.A. डांगे ने। तो गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक S.A. डांगे ने लिखी। अगला क्वेश्चन 110 नंबर की भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 110 का सी इज द राइट आंसर की D.K. कर्वे ने। तो D.K. कर्वे ने बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन 111 नंबर की कांग्रेस ने किस अधिवेशन में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया? तो 111 का 20 द राइट आंसर यानी कि बनारस अधिवेशन 1905। तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता, किसकी अध्यक्षता में? तो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुए बनारस अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 112 नंबर क्वेश्चन है क्या कि गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को काल क्रमानुसार अवस्थित करे। ठीक है, तो काल क्रमानुसार अवस्थित करे तो करना क्या देखिएगा। तो 112 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन हो गया फ्रेंड्स। तो पहले क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। तो ये नहीं, तो देखिए फ्रेंड्स इसको क्या करना है? मैच करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 112 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 3 2 1। तो पहले हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो ये कब हुआ था? तो 15 मार्च 1918। आप डेट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 15 मार्च 1918 को अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ कि खेरा आंदोलन। तो खेरा आंदोलन 22 मार्च 1918 को हुआ, जो हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है क्या कि रॉलेट सत्याग्रह। तो फ्रेंड्स रॉलेट सत्याग्रह फरवरी 1919 में हुआ था और असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर कि किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था? तो 113 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के समय यंग इंडिया के लेख में महात्मा गांधी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था। अगला क्वेश्चन 114 नंबर की 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 114 का सी इज द राइट आंसर यानी कि पटना में। तो 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 115 नंबर की सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो 115 का सी इज द राइट आंसर की डुप्ले ने। तो सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। अगला क्वेश्चन 116 नंबर की किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो 116 का बी इज द राइट आंसर की लॉर्ड रिपन को। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1842 ईस्वी भारत में आधुनिक स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो कब? तो 1882 में। ठीक है, इनके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय बोर्ड, जिलों में जिला उपविभाग ये क्या है? गठन किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 117 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिएगा कि स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई? तो 117 का क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर यानी कि विधानसभाओं में अवरोध डालने हेतु। ठीक है, तो 117 का सी इज द राइट आंसर यानी कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के सामने प्रश्न यह था कि 1919 ईस्वी के एक्ट द्वारा घोषित विधान परिषदों के चुनाव में भाग लिया जाए अथवा नहीं। ठीक है, चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने विधानसभाओं में प्रवेश कर असहयोग करने की बात कही तथा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी।
अगला क्वेश्चन 118 नंबर की निम्नलिखित में से कौन अभी कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहे? तो कौन कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहे फ्रेंड्स? तो 118 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। अगला क्वेश्चन 119 नंबर की भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो 119 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि लॉर्ड लिथगो। तो लॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड लिन लिथगो है, ठीक है। तो लॉर्ड लिन लिथगो के समय 1936 से 44 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 120 नंबर कि पंजाब में अहमदिया, ठीक है, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? तो 120 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि मिर्जा गुलाम अहमद। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया संप्रदाय की स्थापना की। इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों के आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेश और नियमों का उदार बनाया था। अगला क्वेश्चन 121 नंबर की प्राचीन साहित्य में वात्य शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में किया गया है? तो 121 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि मगध। तो अर्थवेद में वात्य शब्द का प्रयोग वर्तमान मगध क्षेत्र के संबंध में मिलता है। अगला क्वेश्चन 122 नंबर की भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? तो 122 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि बांकीपुर। तो 9 अगस्त 1942, याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर पटना जेल में रखा गया था। तो कब? तो 9 अगस्त 1942, याद रखिएगा। 123 नंबर क्वेश्चन है कि 1942 की क्रांति के दौरान किसने सारण में पुलिस थाने में आग लगा दी? तो 123 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि जगलाल चौधरी। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जगलाल चौधरी ने सारण में पुलिस थाने को जला दिया था। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर कि 1974 के संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो 124 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो सी इज द राइट आंसर, यानी कि पटना में। तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति 1974 की शुरुआत बिहार के पटना से हुई थी, जिसने 1975 में विशाल रूप ले लिया था। कब? तो 1975 में। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर कि बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 125 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि 1928 में। तो बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर कि सत्ययुग पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? तो 126 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि सतयुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा मुजफ्फरपुर किससे प्रकाशित हुई थी? मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 127 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे मैथिल कोकिला कहा जाता है? तो 127 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि विद्यापति को। तो विद्यापति को मैथिली कोकिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 128 नंबर कि बिहार के निम्न जिलों को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सजाएं। तो फ्रेंड देखिएगा 128 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि पहले क्या हो जाएगा? पहले जहानाबाद, उसके बाद हो गया बेगूसराय, उसके बाद हो गया सहरसा, उसके बाद क्या हो जाएगा? पूर्णिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर कि बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो 129 का क्या हो जाएगा? तो डी इज द राइट आंसर, यानी कि बलथर मिट्टी। तो फ्रेंड्स बलथर मिट्टी बिहार के उत्तरी भाग में नहीं पाई जाती है, इसका विस्तार दक्षिण बिहार में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 130 नंबर कि बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिनियम का शुभारंभ कब हुआ? तो 130 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि 5 जून 2016 को। तो बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिनियम का शुभारंभ 5 जून 2016 को हुआ था। अगला क्वेश्चन 131 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो 131 का ई इज द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है। मतलब कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। मतलब कि बिहार का राजकीय पक्षी गौराया है, ये सही है। बिहार का राजकीय पशु बैल है, ये सही है। बिहार का राजकीय फूल गेंदा है, ये सही है। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है, ये सही है। मतलब कि आपका सब ये सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 132 नंबर क्वेश्चन कि स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के शहरों की पहचान करें। तो 132 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो ए इज द राइट आंसर, कि पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ, ये स्मार्ट सिटी के पहचान करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर की ग्राम पंचायत का कोई सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो 133 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि मुखिया को। तो ग्राम पंचायत का सदस्य मुखिया को त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन 134 नंबर की विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है तो कौन सा देश है? तो 134 का फ्रेंड्स डी इज द राइट आंसर, है कि इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और नारियल उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स
135 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में तृतीय कृषि रोडमैप का उद्देश्य है। तो 135 का ई इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी दिए गए जो कथन है कृषि रोडमैप 3 के उद्देश्य है, यानी कि समावेशी विकास हो गया, बीजों का उत्पादन हो गया, खाद्य सुरक्षा हो गया, किसानों की आय में वृद्धि हो गया। तो आपका तीनों सही है, चारों से। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई। तो 136 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि 2010 में। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में हुई थी। अगला क्वेश्चन 137 नंबर कि देश के किस राज्य में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 137 का आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी कि असम। तो देश में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडारम असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 138 नंबर कि भितरकनिका जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है कहाँ अवस्थित है। तो 138 का फ्रेंड्स ए इज द राइट आंसर, यानी कि ओडिशा में। तो भितरकनिका ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब बनाई गई। तो 139 का बी इज द राइट आंसर, 1952 ईस्वी में। तो स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 से लाई गई। सबसे पहले ये लाया गया था 1894 में, याद रखिएगा 1894 में राष्ट्रीय वन नीति प्रकाशित की गई थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन नीति कब प्रकाशित की गई, तो 1894 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका 140 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। तो 140 का फ्रेंड्स ई इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो प्राथमिक वायु प्रदूषक से उत्पन्न प्रदूषक की द्वितीय प्रदूषक कहते हैं। ओजोन हो गया, स्मॉग हो गया, ये आपका क्या है, द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से आपका मैथ्स का क्वेश्चन आता है, मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको वीडियो के लास्ट में पीडीएफ फॉर्म में आपको एक पेज दूंगा, तो उससे आप लोग क्वेश्चन आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, तो 141 हो गया, 142 नंबर क्वेश्चन हो गया ये। आगे देखिए 143 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स हो गया। आगे देखिएगा ये आपका 144 नंबर क्वेश्चन है, ये 145 नंबर है, वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा। 146 नंबर है, और ये 147 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये है आपका 148 नंबर क्वेश्चन है, और ये फ्रेंड्स आपका 149 क्वेश्चन है, और ये है आपका लास्ट और 150 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका 150 क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का स्कोर क्या हुआ, और फ्रेंड्स कमेंट करके ये बताइए कि आपको ये क्लास जो एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस टेस्ट जो चल रहा है फ्रेंड्स आपको कैसा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप क्या कीजिए कि देखिए क्या कीजिए कि आपका जो अगर एडिटोरिया का अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट अगर पीडीएफ इसका फॉर्म चाहते हैं तो प्लीज़ आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और टेलीग्राम में आपको फ्री में टेस्ट मतलब वहाँ पे पीडीएफ में अवेलेबल है, और आपको फ्रेंड्स को डेली टेस्ट उसमें लिया जाता है। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस में कर पे। अगर आपको यूट्यूब अगर ये चाहे अगर क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के डेली एक टेस्ट लेके आऊँगा। और हाँ, अपने जो भी फ्रेंड्स है उसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं कल फिर एक नया प्रैक्टिस के साथ। जय जय, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।